हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। इस टॉपिक को करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा। सर ये टॉपिक क्या है? तो मैं आपको ऐसा करता हूँ टॉपिक का नाम तो आपको दिखाई दे रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये है क्या? देखिए, समझने की कोशिश करना कि सर ये था हमारा फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो हम बनाएंगे अपने फाइनल अकाउंट्स। जरा मुझे बताओ कि फाइनल अकाउंट्स में पार्टनरशिप फर्म क्या क्या बनाती है। तो सर फाइनल अकाउंट्स में वो बनाएगी एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाएगी पी एंड एल अकाउंट। ये दोनों सर हमने बनाने नहीं होते। हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि पी एंड एल अकाउंट बन गया, नेट प्रॉफिट आ गया, आप बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इतनी सारी क्लास लगा करके हमने सीखा कि आखिरकार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है ना? आपने सीख लिया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। यहां पर नेट प्रॉफिट आता है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती हैं, यहां पर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद प्रॉफिट में प्रॉफिट बांट देते हैं, कभी कभी रिजर्व आ जाता है। ये सब आपने सीख लिया। अब आपने सीख लिया तो अब आपने सीख लिया प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब सर अब क्या है? अब ये है कि जब मैंने ये बना लिया तो फिर एग्जामिनर को दर्द हो रहा है। एग्जामिनर कह रहा है गगन, जब तक किसी बच्चे की अकाउंट्स में आप रेक्टिफिकेशन यानी गलती को सुधारने की एबिलिटी ना चेक कर लो ना, तब तक उसकी नॉलेज बढ़िया नहीं होती। यानी कि क्लास 11th में एक चैप्टर आपको बहुत बुरा लगता था। क्या होता था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो बोलेगा यार मुझे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं आता था, बाकी सब आता था। तो यहां पर भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया और अब क्वेश्चन कहेगा कि भाई इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को जो मैंने बनाया था इसमें हो गई गलती। ओ माय गॉड! तो अब आपको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब प्रॉफिट को बांटते हुए गलती कर दी। यानी प्रॉफिट तो बांट दिया, लेकिन अब वो कह रहा है गलती कर दी भाई तूने प्रॉफिट बांटने में। ओ माय गॉड! अब इसका क्या करो? रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको बनानी पड़ती है एक रेक्टिफिकेशन की एंट्री। समस्या यह है कि आप क्लास 11th का भूल चुके हो कि सर क्लास 11th में तो हमने रेक्टिफिकेशन चैप्टर छोड़ दिया था। ओ माय गॉड! अब क्या करें? खैर, तो क्या 11th की बुक खोल के लाएं? नहीं बेटे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हालांकि आपको डराता है, पर हर चैप्टर में 70 to 80% कंटेंट ना नॉर्मल होता है और हर एक चैप्टर में 10-20% कंटेंट डिफिकल्ट होता है। तो रेक्टिफिकेशन भी एक ऐसा ही चैप्टर था जिसमें 70-80% कंटेंट नॉर्मल था। आप बेकार में ही डरते हो। अच्छा सर, रेक्टिफिकेशन हम कैसे करते थे? तो एक तो आपको बताना पड़ता था कि भाई अगर कोई गलती हुई है तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या थी। अच्छा सर, फिर आपसे पूछा जाता था रॉन्ग एंट्री क्या थी। अच्छा सर, इन दोनों को मिला के बनती थी हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। लेकिन सर मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैंने कहा काश तुम्हें याद होता तो इसी लॉजिक से मैं काम करवा देता, लेकिन इसमें एक समस्या है। जिसे याद होगा वो इतना ज्ञानवान होगा, वो मेरे पास पढ़ने क्यों आएगा? वो कहेगा सर मुझे आता है, टाटा बाय बाय। तो हम इस चैप्टर में यही करने वाले हैं। अब आप डरो ना, इसलिए मैं आपको पढ़वा देता हूं। और बहुत सारे टीचर तो कहेंगे गगन क्या तेरा दिमाग खराब है, ऐसी ऐसी बातें करके बच्चों को डराता है। अरे रटवा ना, कैसे करना है, स्टेप बता, काम खत्म। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि सर सारी बात डिटेल में करेंगे, आराम से समझाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इसका मतलब यह है एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस, यानी आपने एप्रोप्रिएशन कर दी लेकिन गलत थी। तो
तो जो आपने गलत प्रॉफिट बांटे हैं उनका अब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। सर ये क्या लिखा है आफ्टर क्लोजिंग बुक्स, इसका मतलब ये हो गया बेटे, इसका मतलब ये हो गया कि भाई पिछला साल खत्म हो गया, फाइनल अकाउंट्स बन गए, जब आप अगला साल चल रहा है तब आपको पता चला ओ हमने तो गलती कर दी। और गलती भी कहाँ की, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो इसका फर्क क्या पड़ा, किसी पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिला, किसी पार्टनर को प्रॉफिट कम मिला। तो जब हम अगले साल इसका सुधार करते हैं, जब भी इसका सुधार करते हैं, छोड़ो अगला साल पिछला, जब भी इसका सुधार करते हैं तो पार्टनर्स के बीच में ही होना होता है। इसका मतलब या तो किसी पार्टनर को कम मिला था या किसी पार्टनर को ज्यादा मिला था, यही हुआ था। तो इस कम ज्यादा को हम पता लगाते हैं, यही हमारी पास्ट एडजस्टमेंट होती है। सर मुझे ये कितनी क्लासों में समझ में आ जाएगा, कैसे भोलेपन से बच्चे पूछते हैं। बेटे जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार गलती करोगे और फिर अपनी गलती को ठीक करना सीखोगे, उसके बाद आप पकड़ पकड़ के पढ़ाओगे। अरे यार तेरे को तेरी ट्यूशन में पास्ट एडजस्टमेंट समझ नहीं आएगा, मैं पढ़ाता हूं पक्का, बिल्कुल पक्का। अच्छा सर चेक करते हैं। वो कह रहे कि जब आपने अपने खाते बंद कर दिए, इसका मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरा मतलब क्या भाई, मेरा मतलब है कि आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। ठीक है सर बना लिया। सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट्स ऑफ अर्लियर ईयर्स में रिमेन, आपको पता चला कि पुराने सालों के प्रॉफिट के विभाजन में गलती हो गई। वो कह रहे चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने कहा धन्यवाद। वो कह रहे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अच्छा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, प्रॉफिट बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा था, नहीं दिया, ये गलती हो गई, एग्जाम्पल बता रहा है। फिर कह रहे और इज अलाउड एट हायर और लोअर रेट। दूसरा वो कह रहा है कि हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया, लेकिन सर जैसे आप बार बार गलती करते हो क्वेश्चन करते हुए, कभी 12% को 9% पढ़ लेते हो, कभी 9 को 10 पढ़ लेते हो, यानी इंटरेस्ट देना था दिया पर ज्यादा दे दिया, ओहो, कम दे दिया, ओहो। प्रॉफिट और लॉसेस आपने बांट दिए पार्टनर्स में, किसी गलत अनुपात में बांट दिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यानी गलतियां तो बहुत सारी हैं। अच्छा बहुत सारी गलतियां हैं, हाँ। अब बहुत सारी गलतियों के लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हम नहीं बनाएंगे, कंसेप्ट से सीधा सीधा चलेंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं एरर्स और ओमिशंस, या तो आपने गलती कर दी या आपने कुछ छोड़ दिया, और आपने पिछले किसी पुराने सालों में ऐसा गलती किया, तो करंट ईयर में हम उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। और ये सरल होती है। सरल इसलिए होती है कि भाई इसमें पार्टनर्स में ही कम ज्यादा होना होता है, तो पार्टनर्स ही आपस में डेबिट क्रेडिट होते हैं। दे मे बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री फॉर द नेट इफेक्ट। वो कह रहे इस काम को करने के लिए आपको एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। दे मे बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री फॉर द नेट इफेक्ट और बाय पासिंग जनरल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट। अब ये जो कह रहे हैं कि गगन हर एडजस्टमेंट के लिए एक अलग अलग एंट्री लिखो, तो भाई मेरे हिसाब से तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आता है कि भाई सारी गलतियों के लिए एक सिंगल एंट्री बना दो, बात खत्म हो गई। यानी ये जो एरर्स हैं और ये जो ओमिशंस हैं, इनका सुधार कैसे करना है, आपको इसके लिए कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यानी कोई पार्टनर डेबिट और कोई पार्टनर क्रेडिट, आपस में डेबिट क्रेडिट होता है। और इसके लिए ज्यादातर क्या होता है, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी होती है। लेकिन अब यहां पर बुक का एक अपना तरीका हो सकता है काम करने का, और हमारा एक अपना तरीका हो सकता है, बाजार में टीचर्स का एक अपना तरीका हो सकता है, क्योंकि ये सब वर्किंग नोट हैं। वर्किंग नोट बनाने का तरीका हमारा अपना है, तो एक बहुत कॉमन तरीका होता है, वही हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। मैं तो अब क्या होगा, 30 साल हो गए पढ़ाते हुए। 30 साल पहले जब मैं पढ़ाता था तब की टीएस ग्रेवाल की बुक खोल के देख लीजिएगा। तब टीएस ग्रेवाल बुक ऐसा काम नहीं करती थी, लेकिन अब टीएस ग्रेवाल वाली बुक वही काम करती है जो हम 30 साल पहले करते थे। तो हम 30 साल पहले जो काम किया करते थे, उस समय बहुत अच्छी किताबें आती थी, वो हमें सिखाती थी कि गगन इसी तरीके से काम किया करो, और वही तरीका आज भी चल रहा है, और वही तरीका मैं सिखाऊंगा, और वही अब आपकी बुक्स में भी है।
इसीलिए मैं नोट्स बाद में बनवाऊंगा, अभी प्रैक्टिस रजिस्टर के ऊपर आ जाओ और मेरे साथ समझो कि गलती का सुधार कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी अपनी एक 20-25 साल पुरानी बुक भी है जो उस जमाने में मैं लिखता था और बेचा करता था। दिखाऊं? पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। 2 मिनट समय आपका बर्बाद होगा। दिखाई दे रहा है? हाँ, सर इसमें कहीं आपका नाम लिखा हुआ है? हाँ सर, नाम लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये देखो, दिख गया? हाँ हाँ, ये इस तरीके से हम बुक लिखते थे। खैर चलो, पुरानी बातें हैं। क्यों लिखा करते थे बुक? वही आपको अब लिखवा रहा हूं, जो आपको अभी कंसेप्ट रजिस्टर में लिखवा रहा हूं ना, इस बुक में यही कंसेप्ट का रजिस्टर होता था कि भाई ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं एक तरफ, थ्योरी लिखी हुई है एक तरफ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एक तरफ, बस। और वो बच्चा पढ़ के जाता था तो उसको एग्जाम टाइम में बड़ी आसानी हो जाती थी कि सर अब इतना कुछ है पढ़ने को, क्या क्या पढ़ूं, है ना? तो जो जो हम आपको मार्क करवाते हैं उसमें लिख दिया करते थे। खैर एनी हाउ, अपना प्रैक्टिस रजिस्टर निकालिए और बात करते हैं। कभी कभी इंसान इमोशनल हो जाता है, उससे पुरानी बातें याद आती हैं। तो इसका कंसेप्ट मैं अभी नहीं लिखवा रहा, नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, क्योंकि बुक में अगर मैं रीड करूंगा तो बुक थोड़ा अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, बट अल्टीमेटली काम वही होने वाला है। हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएंगे ये हम आपको सिखाएंगे, ठीक है? और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाना बहुत आसान होता है। जो उसका नेट इफेक्ट होता है ना, वो आपस में पार्टनर्स में ही डेबिट क्रेडिट एंट्री बना के पूरा हो जाता है। और इसके लिए हम एक ना एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ठीक है? इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। टेबल भी बुक ने बहुत बढ़िया बना रखा है, ओके? पर उन्होंने अपने तरीके से कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो मैं इनको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूं और एक क्वेश्चन उठाता हूं। क्वेश्चन की हेल्प से आपको करके दिखाऊंगा। तो मेरे सामने कई सारे क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 43। मैं ये वाली इलस्ट्रेशन अभी नहीं करवा रहा, तो सर 44 करा दो। नहीं जी, मैं 44 भी नहीं करा रहा। तो सर ऐसा करो 45 ही करा दो। ओ 45 मैं ये भी नहीं करा रहा। सर कोई तो कराओ, ये कोई बात है? इलस्ट्रेशन नंबर 46, ये बिल्कुल सिंपल इलस्ट्रेशन है, मेरे को ये बढ़िया लग रही है, मैं ये करवाता हूं, ठीक है? कंसेप्ट सीखने के लिए मैं इलस्ट्रेशन नंबर 46 आपको समझा रहा हूं, और मैंने अभी कंसेप्ट रजिस्टर में कुछ लिखवाना नहीं है, इसलिए कंसेप्ट रजिस्टर में कुछ मत लिखना, प्रैक्टिस रजिस्टर में मेरे साथ काम करना, ठीक है? अनन्या, भावी और चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। वो कह रहा है अनन्या, भावी और चांदनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे और उनकी कैपिटल थी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ए बी सी 3 पार्टनर जिनकी कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। कैपिटल का काम क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में कैपिटल रेशियो में इस्तेमाल होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर होता है, और यहां पर क्योंकि बुक कुछ लिख नहीं रही तो मैं इसे ओपनिंग कैपिटल मान लूंगा। सर इसमें नया क्या है? ये तो हम भी जानते हैं। तो बेटे मैं भी कब कह रहा हूं नया है? मैं तो आपको रिकॉल करवाता हूं, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी और उसमें लिखा था अनन्या और चांदनी को मंथली सैलरी मिलेगी 1500 रुपए की। तो मंथली सैलरी ऑफ 1500, जरा इसको एनुअली बताओ कितना हो गया, क्योंकि हम तो साल के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना। तो 1500 इंटू 12, इसका मतलब 18,000 की सैलरी अनन्या और चांदनी को मिलनी थी, ओके सर? और भवी वॉज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। भवी थोड़ा कम समय देती होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुझे सैलरी हम कम देंगे। सैलरी मिलनी थी, दोनों को मिलनी थी, ओके? फिर क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 80,000 was divided among the partners in their profit ratio 3:3:2 without providing for above adjustments. ओ वो कहता है कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ था 80,000 रुपीज का, और उनकी प्रॉफिट रेशियो थी 3:3:2, और वो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी
विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव एडजस्टमेंट। इसका मतलब हमें ये दोनों बातें पता नहीं थी और हमने केवल प्रॉफिट बांट दिया 3:3:2 में। वो कह रहे अब एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ और इस गलती को ठीक कर दो। एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ और इस गलती को ठीक कर दो। और ये क्वेश्चन ना रिसेंट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो कि बोर्ड में वाकई में कितने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब सर बातें कम बनाओ और काम ज्यादा करो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम बनाएंगे, देखो मेन आंसर में तो हम बनाएंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, इलस्ट्रेशन नंबर 46, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अब हम इस पे ज्यादा समय लाइनिंग पे नहीं लगाते, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये डेबिट ये क्रेडिट और ये है हमारा जर्नल। तो ये हमारा मेन आंसर होगा जर्नल का। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट बनाने के लिए आपको ना एक टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है ये आप मेरे साथ देख लीजिए, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, पहले मुझे बनाने देना, पहले मुझे बनाने देना फिर आप बनाना। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अनन्या, भवी और चांदनी, एबीसी 3 पार्टनर हैं। और एक कॉलम हम और बनाएंगे फर्म के नाम का। तो हम टोटल कितने बनाएंगे कॉलम, 4। ओके, 1 2 3 और 4। ज्यादा छोटे बन गए हैं, थोड़े और बड़े बन सकते थे। 1 2 3 और 4। अब क्या होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं ना, तो थोड़ी बहुत हमारी लाइनें ना टेढ़ी बन जाती हैं, तो आप प्लीज माइंड मत करना। आप लोग फिजिकल पेन पेपर पे काम करते हो और हम जो इंस्ट्रूमेंट्स पर काम करते हैं इनकी वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है। यहां पर लिखना है आपने पर्टिकुलर्स, अनन्या, भवी, चांदनी, और यहां पर लिखो फर्म। फर्म का मतलब होता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक होगा डेबिट एक होगा क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, हर किसी के लिए एक डेबिट और एक क्रेडिट। प्रॉब्लम यही है कि अब जब मैं इसमें लाइनें बनाऊंगा तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी। चलिए सर, ठीक है, हो गया। अब सर ये टेबल क्यों बनाया, इसकी हेडिंग होती है टेबल शोइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, यानी हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री इसी टेबल से निकलेगी। अब सर एक बात बताओ, आप हमें बाकी टीचर्स की तरह रटवा क्यों नहीं देते। भाई बाकी टीचर्स का अपना तरीका है, वो रटवा देते होंगे, उन्हें लगता है कि भाई जब बच्चे छोटे हों तो रटवाया जाता है, जब बच्चे बड़े हों तो एक्सप्लेन किया जाता है, और मैंने तो सारी उम्र बड़े बच्चों को ही पढ़ाया है। मैं तो सारी उम्र सीए के बच्चों को ही पढ़ाता रहा। अब सर क्या है, अब आकर के आप 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाते, तो मुझे तो लॉजिक पढ़ाने में मजा आता है। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री इन दोनों को मिला के रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी पड़ती है, और यही सभी काम हम टेबल की मदद से कर लेते हैं, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये देखिए कि आपको प्रॉफिट्स गिवन थे, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 80,000 was divided among the partners in their profit ratio 3:3:2। सबसे पहला काम मैं देखता हूं कि जो प्रॉफिट थे क्या वो मुझे गिवन थे, यस। तो प्रॉफिट्स wrongly distributed 80,000 in 3:3:2।
मुझे बताओ क्या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 थी? हाँ सर वही थी। तो फिर गलती क्या है? गलती ये है कि 80,000 रुपीज का प्रॉफिट मैंने 3:3:2 में बांट दिया, जबकि इनमें से 80,000 में से कुछ मुझे सैलरी बांटनी थी और रिमेनिंग मुझे प्रॉफिट में बांटना था। तो इसका मतलब 80,000 का प्रॉफिट गलत था। ओके, तो जब मैंने प्रॉफिट बांटा था, जो भी मैंने गलत प्रॉफिट मैंने बांटा था, अब वो प्रॉफिट मेरी रॉन्ग एंट्री थी, तो रॉन्ग को हमेशा करना पड़ता है रिवर्स। याद रखना, जो प्रॉफिट गलत बांटा है, मुझे अगर कोई कहेगा कि गगन इनकी गलती का सुधार करो, तो मैं कहूंगा भाई पहले जो तुमने मुझसे लिया ना वो वापस करो। तो जो मैंने प्रॉफिट उनको बांटा था वो गलत बांटा था, उसको रिवर्स कर दो। जो प्रॉफिट गलत बटा था उसको रिवर्स कर दो। अब मुझे बताओ, जो प्रॉफिट आपने जब आप प्रॉफिट बांटते हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो ना, प्रॉफिट बांटते हो, दिखाऊं आपको? ये देखो, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट को बांटते हैं, तो ये देखो, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है और ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, अब ये काम गलत हुआ था, तो जब गलत होता है तो अकाउंट्स कहता है कि जब भी कुछ गलत हुआ हो तो उसको ठीक करने के लिए पहले उसको रिवर्स करो। अब बताओ कैसे रिवर्स करूंगा? जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो देखो, पहले मैंने पार्टनर्स को जब प्रॉफिट दिया था तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ी थी, क्रेडिट हुई थी, तो अब क्या करूंगा? डेबिट। तो सबसे पहले जब मैं प्रॉफिट वापस लूंगा तो फर्म के अंदर यहां पर आएगा क्रेडिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा क्रेडिट और पार्टनर्स में आएगा डेबिट। 30,000, 30,000, 20,000। बोलो, अगर आप याद करो कि जब हम प्रॉफिट बांटते हैं तो क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट होती है, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है। लेकिन वो एंट्री गलत थी, तो गलत को ठीक करने का तरीका अकाउंट्स में क्या है? उसको अब रिवर्स कर दो, जो किया था उसको रिवर्स कर दो। ओके, किसी भी गलती को ठीक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? वापिस आ जाओ, उल्टा आ जाओ। हाँ, आपको कोई फोन करता है, अरे यार मैं ना इधर पहुंच गया, हम क्या कहते हैं? भाई तू गलत चला गया, वापिस आ जा। यानी जनरल कॉमन रूल है, जो गलत हुआ था वापिस आ जाओ, रिवर्स कर दो। प्रॉफिट बटा था, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुई थी, पीएनएल ऑपरेशन डेबिट होता, रिवर्स कर दो। तो अब पार्टनर्स को डेबिट कर दो, फर्म क्रेडिट कर दो। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें सर? ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया डिस्ट्रीब्यूट एज पर डीड। मतलब जो सही है उस हिसाब से प्रॉफिट को बांट दो। ऊपर वाली रॉन्ग एंट्री थी, उसको रिवर्स कर दो, और नीचे वाला है करेक्ट एंट्री। तो सर करेक्ट एंट्री कह रही थी एक तो सैलरी दे दो। सैलरी किसको कितनी देनी है? अनन्या और चांदनी को देनी है 18,000 रुपए और इसको देनी है 4,000 रुपए। तो यानी कि जब हम सैलरी देंगे अनन्या को 18,000, भवी को 4,000 और यहां पर भी 18,000। तो 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 4 40,000। ये लीजिए, जब हम सैलरी देंगे, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या होता है? जब भी हम पार्टनर को कुछ देंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट कर दो, और प्रॉफिट कम हो जाएंगे, डेबिट कर दो। ओ, सैलरी दे दो। नाउ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन पीएसआर। अब यहां पर देखिए, ₹80,000 का प्रॉफिट मैंने वापस लिया, 40,000 की मैंने सैलरी बांटी, तो 40,000 का मेरा बच गया प्रॉफिट। ये मेरा सही प्रॉफिट बटना चाहिए था
किस में बंटना था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना था। ठीक है, तो आप इसको बांटिए। अब जब ये मैं सही से बांटूंगा तो फर्म को डेबिट करूंगा और पार्टनर्स को क्रेडिट करूंगा। 15,000, 15,000 और 10,000। 40,000 डिवाइडेड बाई 8, 5,000, तो 332। अब देखिए टोटल करिए। अनन्या डेबिट हुई 30,000, क्रेडिट हुई 33,000। अब इसको बैलेंस करो तो यहां पर आएगा 3,000। और जो ये 3,000 है ना, दिस इज नोन एज क्रेडिट। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। जब हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं ना, तो जो बैलेंस आता है वो हमेशा, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको कैसे पढ़ते हैं? मैं आपको ठीक कर दूं? बताओ जी, ये जो बैलेंस सीडी है, ये डेबिट बैलेंस है या ये क्रेडिट बैलेंस है? याद रखना बेटे, जो भी बैलेंस सीडी होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि क्रेडिट है ये। इसका मतलब क्रेडिट साइड बिगर थी, डेबिट साइड शॉर्टर थी। अब सर इतना लॉजिक बताओगे तो हम तो कंफ्यूज कर जाएंगे, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। बस यहां पर बात समझ लीजिए कि ये जो बैलेंस जब हम करते हैं, डेबिट 30 है, क्रेडिट 33 है, तो नेट हो गया 3,000 रुपीज क्रेडिट। ओके। अच्छा सर हम बी काम बताते हैं। मैंने कहा बताओ। ये डेबिट हो गया 30,000 और ये क्रेडिट हो गया 19,000, तो सर यहां पर डिफरेंस आ गया 11,000। बोलो क्या? नाउ दिस इज डेबिट। ये डेबिट रिप्रेजेंट कर रहा है। सी का चेक करते हैं। ये हो गया 20,000 और ये हो गया 28,000, तो यहां पर सर हो गया 8,000। बोलो जी, क्रेडिट या डेबिट? दिस इज क्रेडिट। इसका मतलब अब रेक्टिफिकेशन ये कह रही है कि भाई अनन्या को 3,000 रुपीज से क्रेडिट करो, भवी को 11,000 डेबिट करो, और ये जो चांदनी है इसे 8,000 क्रेडिट करो। ये एंट्री को यहां लिख दो। तो हमारी एंट्री बनी भवी कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू अनन्या कैपिटल अकाउंट, और टू चांदनी कैपिटल अकाउंट। ये आएगी 3,000 और ये आएगी 8,000, है ना? बीइंग, हालांकि अब हम बीइंग नहीं लगाते, एडजस्टमेंट एंट्री मेड एज पर वर्किंग नोट। बात खत्म। एडजस्टमेंट एंट्री मेड एज पर वर्किंग नोट। क्लियर? तो बताइए आपने क्या स्टेप फॉलो किए? अगर मैं आपसे कहूं आपने टॉपिक पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, तो मैंने आपसे कहा कि बेटे लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है। अगर प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो मैं सिंपल सा काम करता हूं, मैं ये कहता हूं रिवर्स प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले जो गलत डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो ले लीजिए और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रॉफिट्स एज गिवन इन द डीड। इन दोनों का नेट इफेक्ट आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री अपने आप बना देगा। 2 4 5 बार मेरे साथ करोगे तो समझ जाओगे कि सर हाँ जी हो गया। ओके। दूसरी बात, इफ प्रॉफिट्स wrongly distributed are not given।
अब दूसरा देखते हैं कि सर मुझे जो प्रॉफिट्स गलत बांटे थे वो ना ही दिए होते तो क्या होता। चलिए जी, अब दोबारा काम करते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करके दिखाता हूं कि भाई अगर प्रॉफिट ना भी दिए होंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दीजिए, वही तरीका है। मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। ये बन गया फर्म का, ये बन गया चांदनी का, ये बन गया भवी का, और ये बन गया अनन्या पांडे का। अनन्या, भवी, चांदनी, और ये फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। नाउ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स। अब बहुत सारे तरीके की एरर्स होती हैं, लेकिन मैं कैसे रेक्टिफाई करता हूं, पहले मैं देखता हूं क्या प्रॉफिट्स गिवन है। अगर प्रॉफिट्स गिवन है तो मैंने क्या कहा कि वो जो प्रॉफिट गलत बांटे हैं वापस ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन की हेल्प से आपको सिखा रहा हूं कि अगर प्रॉफिट्स गिवन ना हो तो कैसे करते हैं, तो भी काम बहुत तरीके से। ना, अब मैं पहला स्टेप ये नहीं कर सकता। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स गिवन नहीं है तो भूल जाओ। अब आप सीधा काम करो, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। तो अब आप क्या करो, अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रॉफिट्स एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कह रही थी कि भाई सैलरी दो, दे दो सैलरी। ए को सैलरी देनी थी कितनी, 18,000। बी को सैलरी देनी थी 4,000। सी को सैलरी देनी थी 18,000। और ये टोटल डेबिट हो गया कितना, 40,000। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपने क्या करना है, प्रोवाइड व्हाट इज गिवन ओब्लिग ओमिटेड एज पर डीड। भाई डीड के अकॉर्डिंगली जो बांटना है वो बांट दो। सर वो मैंने बांट दिया, सैलरी बांटनी हम भूल गए थे तो सैलरी हमने बांट दी। अब सैलरी बांटने से फर्म के अंदर बच जाएगा लॉस। सेकंड स्टेप में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट लॉस ओब्लिक प्रॉफिट इन प्रॉफिट्स इन रेशियो। अब देखो, जब मैं इसको बैलेंस करूंगा, यहां समझिए, पहले सबसे पहले हमेशा फर्म वाला कॉलम क्लोज किया जाता है। तो सर यहां पर है 40,000। ओके, तो ये भी हो गया 40,000, तो यहां पर आएगा 40,000। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हुई। अब ये फर्म में क्रेडिट है, तो जब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। तो आपने ये 40,000 इन 3:3:2 की रेशो में बांट देना है। तो कितना हो गया, यहां पर क्रेडिट है तो यहां पर डेबिट होगा। ये होगा 15,000, ये होगा 15,000, और ये होगा 10,000। अब मैंने क्वेश्चन को बनाया, उसी क्वेश्चन को बनाया इग्नोर करते हुए कि अगर मुझे प्रॉफिट नहीं गिवन है, मैंने इग्नोर कर दिया तो क्या हुआ, सैलरी छूट गई थी, सैलरी दे दो। और सैलरी देने से फिर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो अकाउंट क्लोज करेंगे उसमें लॉस आ जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सर ये बना 15,000, 18,000, 15,000, 4,000, 10,000, 18,000। अब बताओ जी, यहां पर आ गया 3,000, यहां पर आएगा 11,000, और यहां पर आएगा 8,000। ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट।
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेबिट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट। बताओ जी, दोनों ही केस में आपकी एंट्री सेम आई या अलग आई? तो यहां पर दूसरा स्टेप क्या कर दो, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट रिजल्टेंट लॉस ऑब्लिग प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये बात मैंने तो सरलता से आपको बता दी, लेकिन अब आपको ये बात अपने दिमाग में बैठाने में, कॉन्फिडेंस लाने में, विश्वास करने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो सर हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। मैंने कहा आओ जी आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, अनसॉल्व भी कर सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ओके। मैं एक काम करता हूं, मैं चलता हूं अनसॉल्व क्वेश्चंस के पास। ये देखिए, एक दो क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट करके बातों को आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहे हैं रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये रिया, मोना और निशा आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2:1 में। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 140, 84 एंड 106 रिस्पेक्टिवली। भाई 3 सालों तक ये प्रॉफिट बांटते थे। दीज प्रॉफिट्स वर हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओके, दीज प्रॉफिट्स वर हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, या इन्होंने तीनों बराबरी में बांट लिए। द एरर इज नाउ टू बी रेक्टिफाइड। बताओ जी, सबसे पहले तीनों सालों के प्रॉफिट का टोटल कर लो। 140, 84 और 106, तो टोटल करेंगे 0, 3,30,000। 140 प्लस 1,06,000 और प्लस 84,000, 330। दीज प्रॉफिट्स वर हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये गलत है। हम करने जा रहे हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 57। पहले हम ऊपर बनाते हैं जर्नल एंट्री की जगह। ये हमने बनानी है रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहां पर हमने बनाना है वर्किंग नोट्स। मैंने बना दिए खिचड़ी, लेकिन एग्जाम में आप करोगे प्रॉपरली। इस तरीके से ना आप प्रॉपरली वर्किंग नोट बनाओगे। टेबल शोइंग रेक्टिफिकेशन, इसमें 3 पार्टनर हैं, तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं। आपको टोटल 4 कॉलम बनाने हैं। और एक थी हमारे पास रिया और मोना और निशा। यहां पर कॉलम डलेगा फर्म का। सबसे पहले क्योंकि प्रॉफिट्स गिवन है, तो प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। बताओ, यहां पर पर्टिकुलर्स में आप जो भी लिखना चाहो वो आपकी मर्जी होती है, आपने घबराना नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कितने थे? 3,30,000, और ये आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बस मुझे ये बता दो
कहां डेबिट और कहां क्रेडिट करना है, बस ये बता दो। सर जब हम प्रॉफिट्स वापस लेंगे तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, तो यहां लिखो 110, यहां लिखो 110, यहां लिखो 110 और यहां लिखो 330। अब सेकंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एज पर पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड कह रही थी कि प्रॉफिट आपने बांटने 3:2:1 की रेशियो में, है ना। तो 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कीजिए 55,000, तो ये हो गया। इसको मिलेगा 1,65,000, इसे मिलेगा 1,10,000 और इसे मिलेंगे 55,000 और यहां पर आएंगे 3,30,000। सबसे पहले हम फर्म का अकाउंट क्लोज करते हैं, ये 330, ये 330, ओके। फर्म के अकाउंट में कभी कोई बैलेंस बचेगा नहीं। इनका टोटल करो, ये डेबिट में आ रहा है 110, क्रेडिट में आ रहा है 165, इसका मतलब 55,000 ये क्रेडिट होगा। ये डेबिट में भी 110, क्रेडिट में भी 110, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये डेबिट में 110, क्रेडिट में 55,000, तो यहां पर 55,000 आ रहा है क्रेडिट, तो ये हो गया डेबिट। तो यानी कि हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट 55,000, 55,000 और एडजस्टमेंट एंट्री एज पर वर्किंग नोट बिलो। देखिए जी, डेबिट निशा, क्रेडिट रिया, अमाउंट 55,000, डेबिट निशा, क्रेडिट रिया, अमाउंट 55,000, ठीक है। 58 देखते हैं। अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। पहली बात तो ध्यान रखना, इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी उसमें करंट अकाउंट का यूज करना, ठीक है। और दूसरी बात, कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हीं के ऊपर निकाला जाएगा। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, जब हमने खाते बना लिए, इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम was not credited to capital accounts of the partners before distribution of profits। यानी यहां पर वो कह रहे हैं कि हम भूल गए, क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए। मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है? आंसर इज नो, प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो सर अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो हमें क्या घबराने की जरूरत है? आंसर इज नो, हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम करने जा रहे हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 58। ऊपर डलेगी रेक्टिफिकेशन एंट्री और नीचे हम लोग बनाएंगे टेबल। टेबल शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब क्योंकि दो पार्टनर हैं तो एक कॉलम फर्म का बनाएंगे, एक कॉलम गीता का बनाएंगे और एक कॉलम किसका था? अतुल का। अतुल, गीता और फर्म, ठीक है। हर एक कॉलम के अंदर दो बनते हैं डेबिट और क्रेडिट। यहां पर पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, नाउ टू बी गिवन। जो भूल गए थे वो अब आपने देना है। क्या भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, 4 लाख के ऊपर 6%।
24,000, 2 लाख पे 6%, 12,000, और ये कितना होगा 36,000। देखो जी, अप्रोच नंबर 1 नहीं लग पाएगी, अप्रोच नंबर 2 लगेगी। अप्रोच नंबर 2 कहती है कि भाई जो देना था अब दे दो, जो भूल गए थे दे दो, दे दिया, और इससे रिजल्टेंट लॉस या प्रॉफिट जो आए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो मेरी फर्म में तो कोई प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, ये बन जाएगा लॉस। डिस्ट्रीब्यूट लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। ठीक है, 36,000 डिवाइड बाई 5, ये होगा 7,200, तो ये होगा आपका 14,400, और ये हो जाएगा 21,600। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या फर्म का बैलेंस हो गया। यस, तो इट इज जस्ट लाइक आवर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बैलेंस हो गया। अब इसको चेक करो, 21,600, 24,000, तो यहां पर बैलेंस आया 2,400 क्रेडिट। सर ये हो गया 14,400, ये हो गया 12,000, तो यहां पर 2,400, तो ये हो गया डेबिट, यानी कि गीता करंट अकाउंट डेबिट। गीता करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल करंट अकाउंट, और ये आपस में दोनों इक्वल आते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ठीक है ये हमने ठीक बनाया। रेक्टिफिकेशन एंट्री एज पर वर्किंग नोट गिवन बिलो, इस तरीके से लिख दो। यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट, और यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स। लीजिए, गीता करंट अकाउंट टू अतुल करंट अकाउंट 2,400 रुपए। अब आपने क्या करना है, अब आपको ज्यादा होमवर्क अब नहीं देते, अब आप पीछे से जाएंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है हमारे पास 58। बुक ने क्या लिखा है, कैसे करना है, उसको भूल जाओ। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप काम करना शुरू करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 43 कीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 43 के बाद 44 कीजिए, है ना। तो 2-3 इलस्ट्रेशन आप कीजिएगा। इलस्ट्रेशन इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, अगर बनते जाएं तो मेरी तरफ से आप अनसॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा वो आपको समझाना पड़ेगा। कंसेप्ट मैंने करवा दिया है, नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, हमारी कमेंट्स में लिख करके थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा, नहीं तो शिकायत कर दीजिएगा, जैसे भी हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।